हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीसीसी निकेतन पे। ये प्लेटफॉर्म है, एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप लोग को ऑफलाइन भी क्लास चलता है, पटना में पुनाई सेट में चलता है ऑफलाइन क्लास। ऑनलाइन के माध्यम से भी कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे आज विपर जो है, जो हाल फिलहाल में गुजरात के तट पे भीषण तबाही लेकर के आया है ना। ये चक्रवाती तूफान है। चक्रवात होता क्या है? चक्रवात जो है, इसका शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है, कहा जाता है जैसा, है ना। चक्र अर्थात गोल गोल घूमता है हवा इसमें, है ना। वात मतलब हवा को बोलता है ना। हवा जो है वो गोल गोल घूमता है, उसी को चक्रवात बोला जाता है ना। अब ये हवा घूमने के पीछे फेनोमेना क्या है, इसके पीछे फिजिकल या फिर वो नेचुरल एक्टिविटी किस कारण जो है ये हवा गोल गोल घूम जाता है, तो ये रीजन्स होता है वो वायु दाब में अंतर के कारण। जैसे हवा भी बहता है, हवा बहता है तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहता है। उसी प्रकार से ये चक्रवात का निर्माण जो होता है उसमें भी वैसा ही होता है। इसके केंद्र में जो वायुदाब होता है वो काफ़ी निम्न होता है। जैसे जैसे इसके बाहर की ओर बढ़ते हैं, चक्रवात का दबाव जो है बाहर की ओर बढ़ता जाता है, वायु प्रेशर, है ना। चक्रवात के कारण ढेर सारा एक्टिविटी देखने को मिलता है। जैसे किसी क्षेत्र में बाढ़ आने की स्थिति हो जाती है। होता क्या है, समुद्र से जल जो है वो बहुत तेज़ी से वाष्प को क्षोभ मंडल में ले जाता है। क्षोभ मंडल में ले जाएगा, टेम्परेचर वहाँ कम होता है। कम होने के कारण क्या होता है, जलवाष्प बन जाएगा और वो तटीय क्षेत्र रहेगा। जिस क्षेत्र में चक्रवात की उत्पत्ति होगा वो तटीय क्षेत्र में बाढ़, बारिश ये सब करवाएगा। उसके साथ ही साथ इसके भयानक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जैसे काफ़ी जो है हमारा संसाधन का क्षति होता है, हमारे जान वगैरह। जैसे हाल फिलहाल में आंधी वगैरह में बहुत सारा क्षति हुआ। चक्रवात का टाइप्स होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, है ना। अब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उसको बोलते हैं जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पत्ति होती है, जिसका उसको उष्ण कटिबंधीय बोलेंगे। जिसकी उत्पत्ति शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होगा उसको शीतोष्ण कटिबंधीय बोलेंगे, है ना। अब उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय समझने के लिए देखिए एक हम ग्लोब का फॉर्मेट बनाते हैं। जैसे देखिए 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ चले जाएंगे, है ना, और 23.5 डिग्री साउथ। अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिएगा एक बार। ये पूरा क्षेत्र जो हो गया ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया। अर्थात इस क्षेत्र में जो साइक्लोन की उत्पत्ति होगा वो उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन में आएगा। अब शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन में कौन होगा, 66.5 डिग्री, 23.5 से 66.5 डिग्री, वो चाहे नॉर्थ हो जाए वो चाहे साउथ हो जाए, है ना। और ये ग्रीन वाला जो क्षेत्र होगा ये क्षेत्र में कैसा चक्रवात आएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आएगा, है ना। अब भारत में जो चक्रवात आया है, भारत का लोकेशन कहाँ है, लगभग यहाँ है मैप पर, है ना। 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, है ना। तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही आता है। दूसरी बात, अरब सागर में उत्पत्ति हुआ, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का उत्पत्ति हुआ। अब देखिए इसमें और एक फेनोमेना है कि नॉर्थ पोल में जो है, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ये हवा की दिशा पृथ्वी की गति की दिशा पर निर्भर करता है। अगर उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात होता है तो उसका घूर्णन दिशा अलग होगा। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात होगा उसका घूर्णन दिशा अलग होगा। जैसे दक्षिणी गोलार्ध का चक्रवात जो होता है वो वामावर्त घूमता है और उत्तरी गोलार्ध का चक्रवात जो होता है वो दाहिनावर्त घूमता है। और दाहिनावर्त घूमेगा तो किस साइड भागेगा, अपने से दाएं क्षेत्र की ओर। जैसे देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ उत्पत्ति हुआ है कहाँ, अरब सागर में। और दाहिने की ओर घूमेगा तो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा ना। तो वही इधर गया है तो गुजरात वाले क्षेत्र में पूरा मतलब विभीषिका लेकर के आया। गुजरात के साथ साथ आसपास के राज्य में भी इसका असर दिखा। जैसे राजस्थान हो गया है, महाराष्ट्र हो गया, नीचे कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को मिला है। अब देखिए थोड़ा सा हम इसमें लिखा हुआ है, इसमें किताबी लाइन को कुछ पढ़ते हैं उससे देख करके। क्योंकि चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर क्रमशः बढ़ते वायुदाब की समान समदाब रेखा होती है। निम्न वायुदाब के केंद्र होता है, मतलब केंद्र में चक्रवात का दाब निम्न सबसे कम रहेगा और जैसे जैसे बाहर की ओर बढ़ेंगे उसका दाब में बढ़ते जाएगा। जैसे देखिए केंद्र का दाब कितना है ना, जो दाब होता है केंद्र में कम है और जैसे जैसे बाहर बढ़ते जा रहे हैं दाब बढ़ते जा रहा है और ये समदाब रेखा को दिखाता है। अब देखिए अभी हम बात किए थे एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, है ना। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं, देखिए ये उत्पत्ति कैसे होता है। तो वायु राशियाँ दो वायु राशियाँ जब एक दूसरे से मिलती है, गर्म वायु राशियाँ और एक ठंडी वायु राशियाँ, और दोनों वायु राशियों के मिलने की अगर गति मिलने के दौरान जो है दोनों में मूवमेंट हो जाता है तो चक्रवात की उत्पत्ति होती है। देखिए फेज देखिए दिया हुआ, फर्स्ट फेज में एक देखिए ऊपर ठंडी वायु राशियाँ हैं, नीचे गर्म वायु राशियाँ। ठंडी वायु राशियाँ इधर आ रहा है और गर्म वायु राशियाँ इधर आ रहा है। होता क्या है, गर्म वायु राशियाँ ऊपर की ओर जाता है और ठंडी वायु राशियाँ उस खाली जगह को भरने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। तो अब इस दौरान क्या होता है, ठंडी वायु राशियाँ जब गर्म वायु राशियाँ के क्षेत्र में बढ़ता है तो गर्म वायु राशियों को रिप्लेस करके ऊपर की ओर बढ़ा देता है और उसी दौरान मूवमेंट हो जाता है उसमें। देखिए जैसे ऊपर की ओर बढ़ाने के दौरान कुछ हवा ऊपर चला जाएगा और कुछ इस ठंडी वायु राशियाँ में घुस जाएगा वही हवा, और वही जो है आगे देखिए तीसरा फेज में हुआ है और थोड़ा सा इसमें एंट्री मार दिया है, और वैसे ही होते होते जो है एक साइक्लोन का रूप धारण कर लेता है। वो हवा जो है वो गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। अब गोल गोल घूमना शुरू करता है तो इसको जो है वो ऊष्मा प्राप्त होता है, वो सागरीय क्षेत्र में लेटेंट हीट मिलते रहता है। इस कारण इसका गति जो है महासागर में जब तक रहता है चक्रवात, इसका गति कंटिन्यू बढ़ते रहता है ना। और जैसे ही स्थलीय भाग में पहुंचेगा, अब चूंकि जल से ऊष्मा प्राप्त हो रहा था, स्थल भाग में जल मिलेगा ही नहीं, तो जो है चक्रवात जो है वो स्थल भाग में धीरे धीरे जाकर के खत्म हो जाता है। खत्म होने का ढेर सारा कारण है। पहले लेटेंट हीट नहीं मिल रहा, उसके बाद उसके रास्ता में ढेर सारा अवरोध आ रहा है, जैसे घर हो गया, पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, या फिर पेड़ पौधा हो गया, ढेर सारा चीज़ आ रहा है रास्ते में, और वो हवा को अवरोध के रूप में कार्य कर रहा है। इस कारण जैसे ही क्षेत्र में पहुँचता है स्थल क्षेत्र में, चक्रवात धीरे धीरे पतन की ओर चला आता है ना। आगे बढ़ेंगे, देखिए इसमें भी वही दिया हुआ है। देखिए दो वायु राशियाँ हैं, एक ठंडी वायु राशियाँ हैं, है ना, और एक गर्म वायु राशियाँ हैं, और वही ठंडी वायु राशियाँ गर्म वायु राशियाँ में एंट्री मार रहा है, और वैसे ही धीरे धीरे जो है देखिए सेकेंड फेज में ये है, थर्ड फेज में या फोर्थ फेज में साइक्लोन का रूप धारण कर चुका है ना। आगे देखिए बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यह देखिए ज़्यादातर जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है गोल अंडाकार होता है। इसका डायमीटर बता रहा है, व्यास कितना होता है 920 किलोमीटर के लगभग 1040 किलोमीटर, मतलब ये चक्रवात का व्यास कितना दूर तक हवा गोल गोल घूमता है वो बता रहा है ना। ये डायमीटर कितना बड़ा होता है ये वाला, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होता है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के रिस्पेक्ट में। अब देखिए ये शीतोष्ण कटिबंधीय, अभी हम बात ही की कि वो मकर रेखा और कर्क रेखा के नॉर्थ में उत्पन्न होता है, और वो जो है 33 से 66 यानी कि 30 से ऊपर है ना। देखिए दिया हुआ 35 से 65 डिग्री नॉर्थ में और 35 से 65 डिग्री साउथ में कौन सा चक्रवात की उत्पत्ति होती है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। कर्क रेखा और मकर रेखा, देखिए समुद्र का एक व्यू दिया हुआ है चक्रवात का। देखिए पानी को कैसे गोल गोल घुमाता है, और यही जो है पानी को और जलवाष्प को ऊपर क्षोभ मंडल में लेकर के चला जाएगा, और क्षोभ मंडल में लेके जाएगा तो वहाँ जो है वो ठंडा हो जाएगा तो वो जिस क्षेत्र में जहाँ तक रहेगा वो बादल के रूप में फॉर्मेट होगा, और ठंडा होकर के फिर नीचे बरसेगा। तो तटीय क्षेत्र में बाढ़ वगैरह की विभीषिका इससे आने की संभावना रहती है, जो गुजरात में देखने को मिलता है। अब देखिए इसमें बताया हुआ उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में थोड़ा सा। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में अभी हम इसका चर्चा कर चुके हैं होती है ना। और इसमें मूसलाधार बारिश, आर्द्र मतलब वायुमंडल प्रभावित होता है इससे, जो तापमान अधिक रहता है तो चक्रवात आने के कारण तापमान गिर जाएगा, है ना। अचानक दाब में भी अंतर देखने को मिलता है, तो मूसलाधार बारिश होता है इसके कारण। देखिए इसका डायमीटर 50 किलोमीटर के लगभग दिया हुआ होगा, आगे आसपास 50 से 100 किलोमीटर के आसपास आगे देखेंगे। और देखिए इसमें आइज ये देख लेंगे थोड़ा सा, एक बार फिगर जो दिया हुआ उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। देखिए यहाँ है ना, ये आइज के बारे में, ये सबसे निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है, इसका सबसे निम्न वायुदाब रहता है वहाँ। और यहाँ से देखिए हवा जो है वो ऊपर की ओर उठता जा रहा है ना, गर्म हवा जो है वो ऊपर की ओर उठता जा रहा है, और फिर से ऊपर से नीचे भी हवा आते रहता है, और नीचे से ऊपर, दोनों क्रिया होते रहता है। ऊपर से भी नीचे हवा, क्योंकि नीचे का स्पेस जो है वो खाली हो जाता है ना, तो वैक्यूम स्पेस को भरने के लिए साइड से भी हवा आता है और ऊपर से भी हवा आता है, और ये क्रिया चलते रहता है। और यही देखिए कपाशी मेघ का निर्माण होता है। कपाशी मेघ तो वर्षा का टाइप्स जहाँ पढ़ना है बादल का, उसमें पढ़ना है उसके बारे में।
और वही देखिए जलवाष्प लेकर के ऊपर क्षोभ सीमा में जाएगा तो यही ठंडा होगा, और ठंडा होगा उसके बाद वही बारिश करवाएगा तटीय क्षेत्र वगैरह में जहाँ रहेगा। इसका स्पीड देखिए दिया हुआ है 13 से 17 नॉट नॉर्मल स्पीड है ना। और उसके बाद अधिकतम स्पीड भी दिया हुआ है। और आगे बात करेंगे इसके बारे में देखिए कुछ हाँ, ये देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रूप है ना। देखिए एकदम टीकाकार टाइप पे ऐसे ही देखिए ऊपर जब जाता है तो बादल ये जो नीचे से जलवाष्प जो लेकर के जाता है ऊपर फैला देता है पूरा, जिस कारण जितना डायमीटर जितना दूर में रहेगा उतना दूर में ये बारिश करवाएगा उतना क्षेत्र में, है ना। ये भी वही फोटो दिया हुआ है। इस तरीके से देखिए ज़मीन से पूरा हवा वगैरह उठा लेता है इतना, और इसके साथ जो भी मटेरियल आता है ये कभी कभी तो होता है क्या है, पेड़ पौधा को भी उखाड़ देता है, हवा की गति इतना तेज रहती है। अब बात करेंगे जो हाल फिलहाल में चक्रवात आया है बिपरजॉय, उसके बारे में थोड़ा सा, है ना। तो बिपरजॉय कहाँ आया है, तो ये अरब सागर में आया है ना। अरब सागर में आया है तो कैसा चक्रवात होगा, अरब सागर में आया तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होगा, है ना। 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही में है ना, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होगा। और चूंकि इसका दाहिना वर्त गति है इस कारण इधर से चक्रवात आया तो इधर की ओर बढ़ा है। और जो भारत ही नहीं है अमूमन ये पाकिस्तान के क्षेत्र को भी प्रभावित किया है ना। भारत के साथ साथ पाकिस्तान के क्षेत्र को भी प्रभावित किया ये चक्रवात, है ना। देखिए और तटीय क्षेत्र में जो भी आएगा ये गुजरात, जो राज्य गुजरात को इधर पाकिस्तान का प्रांत है, सिंध हो गया, सिंध का क्षेत्र को प्रांत, महाराष्ट्र वाला, कर्नाटक वाला, गोवा वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का कुछ भाग को, ये सब क्षेत्र को भारत में प्रभावित किया है। भारत में चक्रवात जो है, अब देखिए सबसे ज़्यादा प्रभावित गुजरात से के तट से टकराया है, तो गुजरात के तट पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला इसको 6 तारीख को ये चक्रवात जो है अपना स्टार्ट होने का मौसम विभाग द्वारा इसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त हुई थी 6 जून को, है ना। बताया गया था कि चक्रवात का निर्माण हो रहा है कहाँ, अरब सागर में धीरे धीरे। वैसा हवा की गति के कारण अनुमान लगाया जाता है सैटेलाइट के माध्यम से। और उसके बाद देखिए 7 जून अगले ही दिन जो है इसका पूर्णतः निर्माण हो जाता है चक्रवात का, और उसकी गति जो है वो लगभग 165 किलोमीटर वर्तमान गति था। ये 165 किलोमीटर की गति जो है वो गुजरात के तट से टकराने से करीब करीब 50-100 मील जब दूर था तब था इसकी गति। 105 मील पर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। प्रभावित राज्य अभी हम बता चुके हैं इससे। अब ये चक्रवात का नामकरण कौन किया है, नामकरण जो है वो बांग्लादेश के द्वारा किया गया है इसका। और जो भी देखिए एक लोकेशन दिया हुआ है, ये लोकेशन को फॉलो करते हुए यहाँ से उत्पत्ति हुआ है चक्रवात को, और ऐसे ऐसे फॉलो करते भारत के भूभाग में गया। ये चक्रवात जो है नामकरण जो किया जाता है वो यही क्षेत्र हिंद प्रशांत वाला क्षेत्र, हिंद वाला क्षेत्र में जो आता है ना, हिंद महासागर के क्षेत्र में चक्रवात है। हिंद महासागर में जो देश पड़ेगा उसी के द्वारा नामकरण किया जाएगा। जैसे इधर वाला देश हो गया यमन ओमान हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, है ना, इधर बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। ये हिंद महासागर वाला क्षेत्र में जितना देश आएगा उसी के द्वारा, खास करके भारत का इसी के द्वारा इसका नामकरण किया जाता है। तो इस बार बांग्लादेश को मिला था नामकरण करने का, तो वही इसका नाम दिया था बिपरजॉय, है ना। आई होप कि इसके बारे में जो भी जानकारियाँ दी हों, जो कुछ भी जानकारियाँ प्राप्त की हों पर्याप्त है। और अगर कुछ और जानकारियाँ चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, अगर कुछ सुधार कर सकते हैं हम तो, है ना। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। जीसीसी निकेतन ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हाल फिलहाल में मैप का बैच स्टार्ट हुआ है, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप, और दोनों से वो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाता है सामान्य भाषा में, तो आकर के